सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। जय हिंद साथियों। तो आज चर्चा करते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में और सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री और पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आज़ाद हिंद फौज नामक दिया गया, तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में उनकी कमान सौंप दी गई। आज़ाद हिंद फौज तृतीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्ज़ों से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक में हुआ था। आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इसमें बर्मा यानी कि म्यांमार और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। आरंभ में इसे सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। कालांतर में जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया, पर इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किंतु जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया। तब उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया। एक वर्ष बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे और पहुंचते ही जून 1943 में टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेज़ों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। इससे प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। उनके अनुयायी प्रेम से उन्हें नेताजी कहते थे। आज़ाद हिंद फौज का निरीक्षण करते हुए सुभाष चंद्र बोस
अपने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष तीनों का पद नेताजी ने अकेले संभाला था। उसके साथ ही अन्य जिम्मेदारियां जैसे वित्त विभाग एस.जी. चैटर्जी को, प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। इसके साथ ही सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज्य द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आज़ाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी। मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूँ कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार रहना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। इससे अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने फौज के कई ब्रिगेड बनाकर उन्हें नाम दिए। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड तथा सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शाहनवाज खां थे। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। फरवरी से लेकर जून 1944 ईस्वी के मध्य तक आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश तृतीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, किंतु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेज़ों ने 1945 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और उनका सैनिक अभियान असफल हो गया, किंतु इस असफलता में भी इनकी जीत छिपी थी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किला में नवंबर 1945 ईस्वी को झूठा मुकदमा चलाया और फौज की मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इसके पक्ष में सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, गुलाबाई देसाई और के.एन. काटजू ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों की फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। आम जनमानस भड़क उठे और अपने दिल में जल रहे मशालों के साथ
हाथों में थामकर उन्हें उसका विरोध किया। नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उनकी मृत्युदंड की सजा को माफ करा दिया। निसंदेह सुभाष चंद्र बोस उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवाद के अधिनायकों के सबल तरीकों के प्रति भावनात्मक झुकाव भी था और वे भारत को शीघ्र स्वतंत्रता दिलाने हेतु हिंसात्मक उपायों में भी आस्था रखते थे। इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। यद्यपि आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों की संख्या के बारे में थोड़े बहुत मतभेद रहे हैं, परंतु ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस सेना में लगभग 40,000 सेनानी थे। इस संख्या का अनुमोदन ब्रिटिश गुप्तचर रहे कर्नल G.D. एंडरसन ने भी किया है कि जब जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया था तो लगभग 45,000 भारतीय सेनानियों को पकड़ा गया था। मोहन सिंह की पहल पर एक जापानी अधिकारी के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। मोहन सिंह के हाथों में इसकी कमान दी गई थी, मगर नेतृत्व क्षमता में कुशलता की कमी तथा संगठन को सुचारू रूप से नहीं चला पाने के कारण कुछ ही समय में आज़ाद हिंद फौज का संगठन मृतप्राय हो गया। जब नेताजी साउथ एशिया में आए और संगठन की प्रगति के बारे में जाना तो उन्हें लगा कि अब फिर से आज़ाद हिंद फौज को उठाकर भारत की आज़ादी का संग्राम लड़ना होगा। 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रवासी भारतीयों की बैठक बुलाई गई। सभी ने सर्वसम्मति से नेताजी को अपने नेता बनाया तथा सुभाष जी के नेतृत्व में अपने हाथ में लेकर संगठन को फिर से खड़ा किया। सिंगापुर में INA का स्मारक। आज़ाद हिंद फौज के गुमनाम शहीदों की याद में सिंगापुर के एक्सप्लेनेड पार्क में INA वार मेमोरियल बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने 8 जुलाई 1945 को इस स्मारक पर जाकर उन अनाम सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बाद में इस स्मारक को माउंटबेटन के आदेश पर ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं ने ध्वस्त करके सिंगापुर शहर पर कब्जा कर लिया था। इस स्मारक पर आज़ाद हिंद फौज के 3 ध्येयवाचक शब्द इत्तेफाक यानी कि एकता, एतमाद यानी कि विश्वास और कुर्बानी यानी कि बलिदान लिखे हुए थे। सन 1995 में सिंगापुर की राष्ट्रीय धरोहर परिषद यानी कि नेशनल हेरिटेज बोर्ड ने वहां निवास कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों को आर्थिक सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी की बेहद खूबसूरत स्मृति पट्टिका इसी ऐतिहासिक स्थल पर फिर से स्थापित कर दी। इसकी देखरेख का काम सिंगापुर की सरकार करती है।